तो राउल्ट का नियम कहता है कि जो विलायक का वाष्प दाब होता है वह उसके मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होता है। तो उसकी सत्यता को जांचने के लिए आज हम लोग यहाँ जिम प्रेम जी फाउंडेशन के लैब आए हुए हैं और यहाँ हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि वास्तव में ये इस नियम की सत्यता कितनी है। दोस्तों, इस बार हम लोग राउल्ट के नियम को सिद्ध करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल्स किए हैं लैब में जा कर के। तो वो सारे प्रैक्टिकल्स आपको इस वीडियो में दिखाई देंगे। उसको समझने से पहले आपको राउल्ट के नियम को समझने से पहले शुद्ध द्रव के वाष्प दाब को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इसको देख लेते हैं, फिर राउल्ट के नियम को मैं बताऊंगा। तो शुद्ध द्रव का आप लोग जानते हैं कि जो द्रव होता है, जितने भी वाष्पशील द्रव होते हैं उसमें वाष्पन की घटना होती है, वाष्पन होता है। वाष्पन द्रव के सरफेस वाले जो अणु होते हैं, मतलब सतह के जो अणु होते हैं उसी पर ही वाष्पन होता है। अब उस पर ही वाष्पन क्यों होता है, उसका कारण क्या है? तो सतह के जो अणु होता है दोस्तों उसका जो गतिज ऊर्जा होता है वो बहुत अधिक होता है। और एक चीज बता देना चाहता हूँ, जिस भी चीज का गतिज ऊर्जा का मान अधिक होता है वो निकलना चाहता है ना। अब किसकी तुलना में गतिज ऊर्जा का अधिक होता है? तो अंदर के जो अणु होते हैं द्रव के, उसके तुलना में जो सरफेस के अणु है उसके गतिज ऊर्जा का मान अधिक होता है। दूसरी बात यह है कि जो बल्क अणु है, मतलब अंदर के जो अणु होते हैं जिन्हें बल्क अणु कहा जाता है, वो अणु चारों तरफ से आकर्षण बल से घिरा होता है और अणुओं के आकर्षण बल से घिरा होता है, इसलिए वो निकल नहीं पाता, चारों तरफ से घेर करके रखा हुआ रहता है इसलिए। जबकि ऊपर वाला जो है वो केवल नीचे के तरफ आकर्षण बल से घिरा होता है और आजू बाजू से आकर्षण बल से घिरा होता है, जिसके कारण से इसका जो एस्केप एनर्जी है, मतलब निकलने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एस्केप एनर्जी, निष्कासन एनर्जी, उस अधिक हो जाता है और ये क्या हो जाता है, एस्केप कर जाता है। मतलब यहाँ से ये अणु निकल जाते हैं जिसको वाष्प कहा जाता है और वाष्प के रूप में ये निकल जाते हैं। तो वाष्प कैसे बनता है ये मैंने बता दिया। वाष्पन जो है या वाष्पीकरण जो है वो सरफेस पे होने वाली घटना है। ये जो है बॉइलिंग पॉइंट नहीं है ना, इसके लिए सामान्य टेम्परेचर में होता है। वाष्पन जो है सामान्य टेम्परेचर में होने वाली घटना है। अच्छा, तो वाष्प बन जाने के कारण ही द्रव पर वाष्प दाब नहीं बनता। इसलिए वाष्प दाब नहीं बनता क्योंकि ये यहाँ से निकला और उसके बाद ये उड़ गया, तो वाष्प बनने की कोई घटना यहाँ पर, वाष्प दाब बनने की कोई घटना नहीं होती। लेकिन इसी बेलजार को अगर मैं क्या कर दूं, ढक दूं और ढक दूंगा, फिर यहाँ से निकलेगा ये सतह के अणु जो है वाष्प बन के निकले और बाद में वाष्प बन के ऊपर में निकले और बाद में इनके बीच में कोलिजन होता है और कोलिजन होने के कारण फिर ये संघनित हो जाते हैं और बाद में फिर से द्रव में बदल जाते हैं। मतलब ये वाष्प और संघनित होकर फिर से द्रव में बदल जाते हैं। तो वाष्प बनना और द्रव बनना, इसके बीच में एक प्रकार का साम्य स्थापित हो जाता है, साम्य स्थापित हो जाता है, अर्थात वाष्पन की दर और संघनन की दर के बीच में साम्य स्थापित हो जाता है। और इस साम्य अवस्था पर द्रव के पृष्ठ पर उसके वाष्प द्वारा उत्पन्न दाब को द्रव का वाष्प दाब कहा जाता है। मतलब जिस समय ये साम्य स्थापित होता है उस समय इन वाष्पों के द्वारा द्रव के पृष्ठ पर जो दाब डाला जाता है उसी दाब को ही वाष्प दाब कहा जाता है। अब द्रव के वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में देख लेते हैं। तो केवल दो ही कारक इस वाष्प दाब को प्रभावित करते हैं। मतलब जितना ज्यादा वाष्प बनेगा उतना ही ज्यादा उसका वाष्प दाब होगा। तो ये वाष्प कितना बनता है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पहला तो है विलायक की प्रकृति पर। जैसे कि एक एग्जांपल से देखते हैं, H2O और एथेनॉल, इसमें से किसका वाष्प दाब अधिक होगा? तो आप जानते हैं कि H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, तो एथेनॉल में भी तो हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन H2O को हम जानते हैं कि जल का जो एक अणु होता है वो 4 अन्य जल के अणुओं से घिरा होता है थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड से।
जिसके कारण से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रबल होता है, मतलब ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं बनिस्बत एथेनॉल से। तो जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसमें वाष्प भी कम बनेंगे, क्योंकि कम एस्केप होंगे, कम अणु निकलेंगे। इधर ये पकड़ पकड़ करके रखा हुआ है, इसलिए कम अणु निकलेंगे, और कम अणु निकलने से वाष्पों की संख्या कम होगी, जिससे वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। जबकि एज टेम्परेचर वाटर अगर हम देखें तो एथेनॉल में ज़्यादा अणु बाहर निकलेंगे, ज़्यादा वाष्प बाहर निकलेंगे और ज़्यादा दाब डालेंगे, जिसके कारण से वाष्प दाब जो है वो बढ़ता है। तो विलायक की प्रकृति, अगर विलायक बहुत ज़्यादा वोलाटाइल है तो उसमें वाष्पों की संख्या अधिक होगी, जिससे उसका वाष्प दाब भी क्या होगा, अधिक होगा। तो वाष्प दाब का ताप पर जो प्रभाव होता है उसे एक समीकरण जिसका नाम है क्लासियस-क्लैपेरॉन समीकरण के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और ये समीकरण मैंने यहाँ लिख दिया है, लेकिन ये बियॉन्ड ऑफ आवर सिलेबस है, इसलिए इसकी चर्चा मैं नहीं करूँगा। log P1/P2 इज इक्वल टू डेल H/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, जहाँ ये दोनों वाष्प दाब है और ये वाष्पन की एंथैल्पी है डेल H। R जो है आप जानते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक है, और ये T1 और T2 जो है वो ताप आने से वाष्प दाब भी बढ़ता है।